कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। कक्षा 6 में हम एंगल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, कोण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिसमें हमने पढ़ा था कोण के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार हमारा न्यून कोण का था, दूसरा हमारा समकोण का था, उससे अगला हमारा अधिक कोण का था, ऋज कोण का था और संपूर्ण कोण का भी हमने पढ़ा था। प्रकारों में एक हमारा बृहत कोण रह गया था, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। जैसे हम ऋज कोण की बात करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। पूरी रेखा पर क्या हो जाता है, घूम जाता है, 180 अंश होता है। और जो हमारा संपूर्ण कोण है, पूरा वृत्त जिसमें बन जाता है, 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है या जो बृहत कोण है, वो इन्हीं दोनों कोणों के बीच का कोण होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस कोण का मान 180 अंश से तो ज़्यादा रहेगा और 360 अंश से कम रहेगा, और ऐसे कोण को हम कहते हैं बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए बच्चों जानते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ऐसा कोण जिसका मान कितने से ज्यादा रहेगा, 180 अंश से ज्यादा रहेगा, 180 अंश से अधिक होता है तथा 360 अंश से कम रहता है, और क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। तो बच्चों चित्र के द्वारा भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एक हमारी किरण ये है। पहला पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले पहला पार्ट देखें, उसके बाद दूसरे पार्ट पर आए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक किरण हमारी ये है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं सीधा सीधा तो ये 180 अंश हो जाता है। लेकिन अब ये 180 अंश नहीं होना है, 180 अंश से अधिक होगा। तो जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा 180 अंश से, तो ये वाला जो कोण है वो हमारा क्या हो जाएगा, बृहत कोण हो जाएगा। और कब तक होगा, इस रेखा पे वापस आने तक। यहाँ से रेखा ने घूमना स्टार्ट किया, किरण ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और घूमते घूमते 360 से कम रह जाता है, तब तक हमारा 180 से अधिक और 360 से कम रहता है। उस कोण को हम कहते हैं बृहत कोण, या जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। 0.1 डिग्री भी अधिक है 180 से, 0.1 डिग्री 360 से कम है, तब भी वो क्या कहलाएगा, बृहत कोण ही कहलाएगा। 180 सही होने पर इसका मान होता है अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है कोण युग्म। यानी कि जब हमारे जब कोण युग्म के रूप में आते हैं, या जब हमारे दो कोण आते हैं, तो उनका क्या क्या नाम हो सकता है और किस प्रकार से उनमें चीज़ें समान होती हैं और किस प्रकार से चीज़ें उनमें अलग अलग होती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला एक कोण युग्म का मतलब तो ये हो गया दो कोणों का, ठीक है। युग्म का मतलब पेयर होता है, पेयर में क्या होता है, दो होते हैं। तो दो कोण जब आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण युग्म कहते हैं। तो देखते हैं कोण युग्म का एक पहला प्रकार। ऐसा आपने पहले भी देखा है, एक कोण इस प्रकार से बन रहा है। अब इसमें ये जो पॉइंट है, बिंदु है, वो क्या है, हमारा O है। पहली किरण हमारी OA है, दूसरी किरण हमारी OB है और तीसरी किरण क्या है, OC है। तीन किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोण बन रहा है, पूरा कोण बन रहा है, और ये दो कोण भी हमारे कैसे हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों।
तो इस प्रकार के जो कोण जिनमें शीर्ष एक होता है, ये लो भाई शीर्ष क्या हो गया, यहाँ पर एक हो गया, और एक जो इनको भुजाएं तो कहा जाता है कोण की, है ना। तो कोण की जो भुजाएं हैं, जैसे इस कोण की दो भुजाएं हैं, इस कोण की ये दोनों भुजाएं, तो इसमें एक जो कोण की भुजा है वो समान रहती है दोनों में। तो दो चीजें समान हैं इसके अंतर्गत। पहला तो ये है कि शीर्ष एक रहेगा, दोनों कोणों का कैसा रहेगा, शीर्ष उभयनिष्ठ, यानी कि एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा। और दूसरी बात उसमें एक भुजा, ठीक है, कोण की एक भुजा कैसी रहेगी, वो भी उभयनिष्ठ रहेगी। और ऐसे कोणों का जो नाम आता है उन कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं बच्चों, आसन्न कोण कहते हैं। कोण युग्म के अंतर्गत, कोण युग्म के अंतर्गत दो कोणों का जो जोड़ा होता है, जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक शीर्ष होता है और एक भुजा कॉमन होती है, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे दो कोणों का युग्म, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा कॉमन होती है और एक हमारा शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। चलो लिख देते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लेना। ऐसे दो कोणों का युग्म जिसमें एक शीर्ष, जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। जो चीज़ हमको बच्चों परेशान करती है वो होता है कि कोण का नाम हमें किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, जब कोण का हम नाम लिखेंगे तो ये ए ओ बी, यानी कि जो शीर्ष होता है उसको बीच में ले लिया जाता है, और जो कोण लिखना है हमें, कोण ए ओ बी को आप बी ओ ए बी लिख सकते हैं। बस जो शीर्ष है उसे हमें बीच में लिखना होता है। पहले पार्ट में हमने बताया था आपको, पहला कोण हो गया है। दूसरा कोण क्या है, बी ओ सी है, बी ओ सी, इतना बी लिया जाएगा, शीर्ष लिया जाएगा और अगला लिया जाएगा, तो कोण हो जाएगा बी ओ सी। आसन्न कोण हैं, क्या हैं, आसन्न कोण हैं। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोण युग्म के अंतर्गत पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है और वो है हमारा आसन्न कोण। अगला जो भाग है वो है हमारा रेखीय युग्म, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, रेखीय युग्म क्या होता है। रेखीय युग्म, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपके 9th क्लास में दोबारा से आएंगे और 8th में भी डायरेक्ट यूज होते हैं। जब हम बहुत सारी बीजगणित के अंतर्गत, रेखागणित के अंतर्गत जब हम प्रमेय वगैरह या बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्ट आते हैं कि आसन्न कोण पहचानिए या फिर रेखीय युग्म पहचानिए। दिया गया कोण एक रेखीय युग्म है जिसमें एक कोण का मान 30 अंश है, दूसरे कोण का मान बताइए। ऐसे सवाल भी वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको आना चाहिए कि उसकी अवधारणा क्या है, उसको जाना कैसे जाता है। एक रेखा बना दी, बन गई रेखा, इस पर एक बिंदु है, ये एक किरण हो जाती है, दूसरी किरण हो जाती है, ठीक है। ओ बिंदु ले लिया और यहाँ से क्या किया हमने, एक और तीसरी किरण खींच दी। एक किरण ओ, एक बिंदु ओ से 3 किरणें हमारी जा रही हैं। ये हमारी ओ पी हो जाएगी, ये क्यू हमारी ओ क्यू हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ओ आर हो जाती है। और यहाँ पर ये 2 कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शीर्ष कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। इसमें एक भुजा कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण भी है, लेकिन ये रेखा पर बनता है इसलिए इसको रेखीय युग्म कहा जाता है। और रेखा पर बनने वाले कोण का मान 180 अंश होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो रेखा पर बनने वाले, ठीक है, रेखा
पर बनने वाले दो कोणों का समूह। ठीक है, दो कोणों का समूह। ठीक है, किरणों के द्वारा बनता है कोण, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। रेखा पर बनने वाले दो कोणों का समूह क्या कहलाता है? रेखीय युग्म कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोण हमारे रेखीय युग्म के अंतर्गत आएंगे? पी ओ क्यू, जो शीर्ष है उसको बीच में लिया जाएगा, पी ओ क्यू हो गया। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे आर ओ क्यू लिखना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शीर्ष को बीच में लेना है, बस इतना ध्यान रखना है, तभी हम कोण का नाम आसानी से लिख सकते हैं और गलती होने के कोई चांस नहीं रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका मान कितना होगा? 180 अंश। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे हम तो कितना मान आएगा? 180 अंश आएगा। तो इसमें ये कहता है कि दो कोण रेखीय युग्म हैं, जिसमें से एक कोण 30 अंश है, दूसरा कोण कितना होगा? 150 अंश। क्योंकि 30 में हम 150 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 180 आएगा। हमें तो दो जोड़ों का जो योग है वो कितना करना है? 180 अंश करना है। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं और तीसरा प्रकार है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखते हैं क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये हम पहले भी आपको हल्का सा आइडिया दे चुके हैं इसका। शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये लो भाई, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। कितने कोण बन गए? यहाँ ओ मान लेते हैं, पी ओ क्यू, पी क्यू आर, और इसका नाम हमने क्या दे दिया? एस दे दिया। तो एक कोण ये बन गया, दूसरा कोण हमारा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक कोण हमारा ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन्हीं कोणों को क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे सामने लिखा हुआ है कहा जाता है आमने सामने वाले कोणों को। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाले आमने सामने बनने वाले कोण हमारे क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। लिख देते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने, ठीक है, आमने सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण लिख लेते हैं, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ये वाला कोण किसके बराबर होगा? आर ओ एस के। और ये वाला कोण पी ओ एस बराबर होगा किसके? इसलिए मैंने दो लाइनें खींच दी हैं, किसके? क्यू ओ आर के। और इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इनको कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। आगे जो हम प्रकार पढ़ने वाले चौथा और पांचवा, वो तो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज्यामिति यानी कि रेखागणित के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा, वो बीजगणित के अंतर्गत भी आ जाता है। डायरेक्ट पूछता है दो समपूरक कोण, दो कोटि पूरक कोण। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए और हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसको प्रूव करके भी बताएंगे अगले पार्ट में हम किसी शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं। चौथा जो प्रकार है हमारा क्या आ गया? कोटि पूरक कोण। ठीक है, कोटि पूरक कोण। कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं बेटा वीडियो वगैरह बनाने में,
बाकी हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी परेशानी आपको गणित में न रहे। और जो तकनीकी समस्या भी आप देखते हैं आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या नहीं रहेगी, धीरे धीरे उनमें सुधार हो जाता है। ठीक है, क्लासरूम में पढ़ाने में और ऑनलाइन टीचिंग करने में थोड़ा सा अंतर होता है, वो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल कोठारी आयोग जैसे कहता है कि हमारे देश का जो भाग्य है वो कक्षाओं में निर्मित होता है, बच्चों के द्वारा निर्मित होता है, और इस जो हमारे देश का भाग्य है इसको बनाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। और आप बेटा बच्चों पढ़ते रहिए, बस यही हमारी कामना है। तो आगे आते हैं कोटि पूरक कोण के अंतर्गत। कोटि पूरक कोण क्या होता है? कोण योग तो हम पढ़ ही रहे हैं, दो कोण हैं जिनका योग कितना होगा? 90 अंश होगा। ऐसे दो कोण जिनका मान या जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो लिखते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है? 90 अंश होता है, क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं अंग्रेजी में। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा? देखो उदाहरण से समझते हैं। एक हमारा दिया गया 30 अंश, तो दूसरा कितना होगा? 60 अंश, और यही हमारे क्या हो जाएंगे? कोटि पूरक कोण हो जाएंगे। आगे एक दे दिया 45 अंश, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 45 अंश ही हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे? कोटि पूरक कोण हो जाएंगे। तीसरा सवाल और ले लेते हैं। एक दिया गया है हमारा 10 अंश, तो अगला क्या हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। कोटि पूरक कोण हो जाते हैं। और एक हमारा 20 अंश दिया हुआ है और दूसरा हमारा कितना दिया है? 80 अंश दिया हुआ है। तो क्या ये कोटि पूरक होंगे? जोड़ के देख लेते हैं। 20 और 80 को जोड़ा तो कितना आ गया? 100 आ गया, जो कि 90 के बराबर होने पर ही कोटि पूरक होता है। तो इसलिए ये कोटि पूरक कोण नहीं है। ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि कौन सा जोड़ा कोटि पूरक कोण का है और कौन सा जोड़ा हमारा कोटि पूरक कोण का नहीं है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना होता है? दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर अगर वो हमारा 90 अंश बैठता है तो वो हमारा कोटि पूरक कोण होगा, जैसा कि पहले हमने देखा। और जिसमें 90 अंश नहीं बैठता है तो वो कोण का युग्म हमारा कोटि पूरक कोण नहीं होता है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और हम आगे अब बढ़ने वाले हैं। और 5वां प्रकार है हमारा और कोण युग्म के अंतर्गत वो हमारा लास्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम फिर पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। 5वां प्रकार क्या है? संपूरक, कंप्लीमेंट्री। कोटि पूरक पहले पढ़ा, अब संपूरक कोण पढ़ेंगे। पहले कंप्लीमेंट्री पढ़ा था, अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं। रेखीय युग्म में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो संपूरक कोण ऐसे कोणों को कहा जाता है जिनका योग, ठीक है, इतना तो ध्यान रखेंगे कि ये कोण युग्म चल रहा है तो दो कोण होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे कोणों का युग्म जिसका योग 180 अंश होता है, ऐसे कोणों को हम कहते हैं संपूरक कोण। ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग, ठीक है,
जिनका योग 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इसे हम रेखीय युग्म भी कहेंगे। रेखीय युग्म में भुजा समान होती है, शीर्ष समान होता है, ये दोनों कोण अलग अलग होते हैं। इनमें जो हमारा शीर्ष है वो कॉमन नहीं होता है और इसमें भुजा भी कॉमन नहीं होती है, ये दोनों कोण अलग अलग होते हैं। उसमें शीर्ष समान होने पर, भुजा समान होने पर 180 अंश आता है। इसमें दोनों कोणों का अलग अलग दो कोण दिए गए, उनका योग 180 अंश होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। और अब हम जानते हैं उदाहरण के द्वारा, एक कोण हमारा 130 है तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई? 50 अंश हो जाएगा। और ये होते हैं हमारे समपूरक कोण। क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। एक कोण हमारा 120 है तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। कैसे कोण कहलाएंगे भाई? समपूरक कोण कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है समझ में। एक कोण हमारा 140 अंश है, दूसरा हमारा 40 अंश है। कैसे कोण होंगे हमारे? समपूरक कोण होंगे। ठीक है, समझ आ गया? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। एक उदाहरण ऐसा भी ले लेते हैं जो हमारा नहीं होगा समपूरक। एक कोण हमने ले लिया 150 और एक कोण ले लिया हमने 40 अंश। 190 बैठ रहा है तो इसका मतलब ये समपूरक नहीं है, समपूरक कोण नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है, सिंपल है, 2 मिनट के अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसन्न कोण के लिए तो आपको चित्र दे देगा। चित्र देने के बाद कहेगा कि इसमें से आसन्न कोण पहचानिए, तो बस भुजा को समान देख लो और शीर्ष समान देख लो और लिखते चले जाओ। ठीक है, रेखीय युग्म के लिए ऐसे ही कहेगा। और इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दे सकता है वो, तो वो कैसे देगा? तो आइए जानते हैं। निम्न कोणों का कोटि पूरक कोण बताइए। एक कोण दे दिया आपके लिए और दूसरा कोण पूछता है। पहला प्रश्न एक ये हो जाता है हमारा, निम्न कोणों का कोटि पूरक। ठीक है, कोटि पूरक कोण बताइए। कई सारे दे देगा। ठीक है, और आप फटाफट बताते जाएंगे। 30 अंश दे दिया, 20 अंश दे दिया, 40 अंश दे दिया और आपका 60 अंश दे दिया। ठीक है, अब इसका कोटि पूरक बताएंगे तो 30 का कितना हो जाएगा भाई? 60 अंश हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। 40 का कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। 40 का 50 होगा, 90 करना है ना। 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये कितने पर हो जाएगा? 60 का 30 अंश पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म कोटि पूरक कोण नहीं है? समझो ध्यान से। निम्न में से कौन सा युग्म कोटि पूरक कोण नहीं है? तो ये लो बेटा, सबसे पहले एक हमारे लिए दे दिया है 30 अंश और ये दे दिया है 70 अंश, और दूसरा हमारे लिए क्या दे दिया गया है? 15 अंश दे दिया गया है और 85 अंश दे दिया गया है। एक तीसरा भी दिया गया है और वो हमारे लिए कितना दिया गया है? 20, 60 अंश दिया गया है और 30 अंश दिया गया है। तो 70, 30, 100 करने पर ये भी नहीं है। 85 और 15 को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10, ये भी नहीं है। लेकिन ये हमारा क्या होगा? कोटि पूरक कोण का युग्म होगा, क्योंकि उनका योग करने पर 90 अंश आ रहा है।
चलो एक क्वेश्चन हम संपूरक कोण से संबंधित और कर लेते हैं, और फिर आपको कोई परेशानी इस एक्सरसाइज में नहीं रहने वाली है। बस आप अभ्यास करते रहना, समझते रहना, अपने नोट्स भी बना लेना कॉपी में आप, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते रहना, है ना। मेन चीज़ गणित में वही होता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण का युग्म है? ठीक है, नंबर 1 दे दिया है 130 अंश और 50 अंश, कोई भी संख्या आ सकती है, जोड़ना है बस आपको, ठीक है। ये युग्म है हमारा, ठीक है। एक हमारा क्या दे दिया, 140 अंश दे दिया और 50 अंश दे दिया। 140 और 50 कितना है, 90, 190